Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the fourth lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the techno-ecosystem, ecological footprint, internal structure of the earth along with the layers and the discontinuities, convergent, divergent and the conservative margin, and at last we are going to talk about the ecological succession, their types and also about the lichen. Guys, before starting the lecture, I want to ask you some questions. What is the biological concept of species? What is the difference between the population and the community? What are the different types of interactions, positive, negative, intraspecific and the interspecific? What is ecotone? What is the edge effect? And what is mycorrhiza? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And you have any queries and want PDF of my lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start the lecture with the techno-ecosystem, which is also known as technologically advanced ecosystem or the technologically advanced island. Guys, island का मतलब क्या होता है? Is it just a land surrounded by water on all the sides? नहीं, ये तो हुई layman definition. Actually, island होता क्या है? It is basically an area which is surrounded by some another area on all the four sides. For example, हमने अगर एक grassland में एक tree लगा दिया है, then tree के चारों तरफ है grass, तो वो बन गया हमारा tree island. इन द सिमिलर मैनर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आइलैंड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एरिया जो अपने सराउंडिंग एरिया से टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में बहुत आगे है, उसे हम लोग बोलने वाले हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोसिस्टम और द आइलैंड. गाइस, अगर कोई भी एरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है, तो वहाँ की रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एंड वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन भी ज़्यादा होगी. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली. Delhi is known as the national capital of India and is one of the most polluted city of the world. Guys, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं कि वहाँ पर पेट्रोलियम एंड वहाँ पर पॉपुलेशन के कारण वहाँ पर फूड, वाटर, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. व्हीकल्स के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बहुत ज़्यादा है. अभी उस एमिशन को सक करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो है हमारे ट्रीज, जो प्रोवाइड करता है दिल्ली का सराउंडेड एरिया जहां पर है विलेजेस एंड द फॉरेस्ट. तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन हमें पहले ये समझना जरूरी है दैट स्मॉल इज ब्यूटीफुल. जितना टेक्नो इकोसिस्टम छोटा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम होगी, वहां पर एमिशंस कम होंगी, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. Small is the size of the techno ecosystem, more it will be stable. Guys, अगर हमारे टेक्नो इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो जाएगा बड़ा. अभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द सराउंडिंग एरिया ऑफ द टेक्नो इकोसिस्टम which is responsible for providing the resources and for the absorption of the emission by the techno ecosystem. गाइस, जैसे जैसे हमारा टेक्नो इकोसिस्टम बड़ा होगा, वहाँ की रिसोर्स रिक्वायरमेंट बड़ी होती जाएगी, वहाँ की एमिशन ज़्यादा होती जाएगी, तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी ज़्यादा होता जाएगा. अगर टेक्नो इकोसिस्टम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ की रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, वहाँ की एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. एज अ रिजल्ट वहाँ की इकोलॉजिकल डिमांड, बायोलॉजिकल डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी and hence greater will be the ecological footprint. लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो एक छोटे से एरिया से ही उस टेक्नो इकोसिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं, तो हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का साइज हो जाएगा छोटा. गाइज, इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. स्मॉलर इज द साइज ऑफ द टेक्नो इकोसिस्टम, स्मॉलर विल बी द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. Lesser will be the value of the ecological demand of the techno ecosystem, smaller will be the ecological footprint. Guys,
और अगर हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है देन हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का साइज हो जाएगा छोटा। इसका मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी। गाइस लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जिस अर्थ के सरफेस पर हम लोग रह रहे हैं वो बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से। उसके नीचे है मेंटल एंड उसके नीचे है हमारा कोर। गाइस जैसा कि हमने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कोर में है रेजिडुअल एनर्जी एंड वो हमारे सरफेस पर आती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिज्म, इन द फॉर्म ऑफ लावा। एंड जब ये लावा हमारे सरफेस पर आता है तो ये हो जाता है कूल डाउन, कॉम्प्रेस एंड बनाता है इग्नियस रॉक्स। जब इस इग्नियस रॉक्स की इरोजन हो जाती है बिकॉज ऑफ द विंड, वाटर एंड द ग्लेशियर, देन ये सेडिमेंट्स कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी सीमेंटिंग हो जाती है, वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एंड वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड ये सेडिमेंट्री रॉक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। इसके नीचे है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि बनी हुई है ग्रेनाइट की एंड उसके नीचे है हमारी ओशनिक क्रस्ट दैट इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट। गाइस जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली कम डेंस है एज कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। नाउ कमिंग टू द मेंटल। मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। अपर मेंटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा की बनी होती है। ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है, लेकिन कहीं ना कहीं सॉलिड और लिक्विड के बीच में है इसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे फीचर्स। तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा और द एस्थेनोस्फीयर। तो हमारा जो क्रस्ट है और अपर लेयर ऑफ मेंटल है वो कर रहा है इस पे फ्लोट, जिसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेरिक स्लैब और द प्लेट टेक्टोनिक। अभी आते हैं हम लोग कोर जो बहुत ज्यादा गर्म है। इसका आउटर पार्ट, आउटर कोर है लिक्विड, लेकिन इनर कोर में बहुत ज्यादा सॉलिड रॉक्स हैं। वहां पर आयरन एंड निकल है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नीफे। गाइस क्रस्ट को बोला जाता है सियाल, मेंटल को सीमा एंड कोर को बोला जाता है नीफे। गाइस जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ की, तो उनमें कुछ जोन ऑफ ट्रांजिशन होगा, उसमें कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज होंगी, उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन किसने उसको खोजा है एंड वेरियस अदर थिंग्स। गाइस क्रस्ट एंड क्रस्ट में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे बोला जाता है कॉन्ड्रेड। सी और सी के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी आई सी, क्रस्ट और क्रस्ट में आई कॉन्ड्रेड। हम लोग क्रस्ट से गए मेंटल में तो आई मोहनोविक डिसकॉन्टिन्यूटी और दी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। देन अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो रहे हैं रिपीट, तो वहां पर बनी हमारी रेपिटाइड डिस्क डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी मेंटल से कोर में जाना था बहुत मुश्किल, बट वी गॉट इट एंड दैट इज द गॉटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी आउटर कोर और इनर कोर वहां पर नहीं पहुंच सकता मैन, इसीलिए वहां पर है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। लेट्स रिवाइज अगेन। सी और सी के बीच में आई कॉन्ड्रेड, क्रस्ट और मेंटल में आई मोहनोविक और द मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, मेंटल और मेंटल में हुई रेपिटाइड डिस्क, मेंटल से कोर में गए तो आई गॉटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी एंड कोर और कोर में जहां पर नहीं पहुंच सकता मैन वहां पर है हमारी लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। Guys, now let's talk about the forces that are responsible for the movement of the plate tectonics. Guys, प्लेट्स की मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म और हमारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। और ये मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि रोटेट कर रही है हमारी अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो अगर वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो ऑब्वियसली लिक्विड है जो हमारे अर्थ के अंदर वो भी फ्लो करेगा। एंड जैसे कि हमारी प्लेट टेक्टोनिक एस्थेनोस्फीयर पे मूव कर रही है, तो लिक्विड की मूवमेंट के कारण, प्लाज्मा की मूवमेंट के कारण हमारी प्लेट्स भी मूव करती हैं। दिस इज वन ऑफ द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। नाउ कमिंग टू द कन्वेक्शनल करंट्स। गाइस जैसा कि हमने देखा हमारे अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर प्रेजेंट है मैग्मा जो हमारे सरफेस पर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। तो इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। जब कोई भी दो प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है एंड वो बनाती है मैग्मा एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स। नाउ कमिंग टू द थर्मल करंट्स। थर्मल करंट्स क्या होते हैं? These basically form when there is temperature difference between two layers. जैसा कि हमने देखा अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन आउटर सरफेस कंपैरेटिवली कोल्ड है।
तो ऑब्वियसली हीट ट्रेवल करने वाली है इनर कोर से हमारे क्रस्ट की तरफ, तो इसे बोलते हैं थर्मल करंट्स। अभी इस करंट को पास ऑन होने के लिए थोड़ा प्लेट्स को मूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज द अनदर फोर्स which is required for the movement of the plates. Guys, now we have to talk about the continental and the oceanic plates. Guys, बहुत क्लियर है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी होगी, जो प्लेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड ओशियनिक क्या होगी, जिसके ऊपर मैक्सिमम ओशियन प्रेजेंट है। हमारे अर्थ की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है पैसिफिक, जो कि है एक ओशियनिक प्लेट। अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन कौन सी हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट एंड अ लॉट मोर। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक प्लेट। गाइस, कॉन्टिनेंटल प्लेट की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत कम, लेकिन हमारे ओशियनिक क्रस्ट की क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड वॉल्यूम बहुत कम है। सो अगर हमारी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट टकराती हैं तो हमारी ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है एंड ऑल्सो वो थोड़ी थिन है। एंड हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है ग्रेनाइट से, जबकि हमारी ओशियनिक क्रस्ट बनी हुई है बेसॉल्ट से। नाउ मूविंग ऑन टू द मार्जिन्स ऑफ द प्लेट्स। गाइज, मार्जिन्स किसको बोलते हैं, जहां पर दो प्लेट्स मिले। बेसिकली वो क्या हो सकती हैं, या तो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर पास आ सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनमें डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। अगर वो पास आ रही हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट मार्जिन। जो वहां पर मार्जिन बनती है उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट मार्जिन। अगर दूर जाएंगी तो बनाएंगी डाइवर्जेंट मार्जिन, अगर सेम डिस्टेंस पर रहेंगी तो बनाने वाली हैं वो कंजर्वेटिव मार्जिन। गाइस, प्लेट्स कोई भी हो सकती हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी हो सकती है मार्जिन, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियनिक में भी, और दो ओशियनिक में भी। गाइज, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे जियोग्राफी में, जहां पर हम लोग बात करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं एंड how the margins are responsible for the formation of the different landforms on the earth's surface. Now coming to the convergent margin is the destructive margin. बेसिकली जब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट टकराती है तो ओशियनिक क्रस्ट हो जाती है डिस्ट्रॉय, वो धीरे धीरे नीचे दबती जाती है, वहां पर बनता है बेनियोफ जोन। एंड जो ओशियनिक क्रस्ट हमारी नीचे चली जाती है वो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर वहां पर डिस्ट्रॉय होती है और वहां पर बनाती है मैग्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंट मार्जिन पर हो रही है डिस्ट्रक्शन। एंड यहाँ पर वॉल्केनिज्म भी हो सकता है, यहाँ पर मेनली होता है सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन। दैट इज हाउ कन्वर्जेंट मार्जिन इज द डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसका मतलब अगर कोई भी दो प्लेट्स टकराएंगी तो ये पक्का है कि एक प्लेट हमारी कंज्यूम हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए कन्वर्जेंट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द डाइवर्जेंट मार्जिन, इसे कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है। गाइस, आपको याद रखना है CDDC, मतलब कन्वर्जेंट होगी डिस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट होगी कंस्ट्रक्टिव। गाइस, जब दो प्लेट्स आपस में दूर जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल दो ओशियनिक क्रस्ट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहां पर बनेंगे क्रैक्स, वहां पर बनेंगे फॉल्ट्स एंड वहां से आएगा हमारा मैग्मा बाहर। बेसिकली दोनों प्लेट्स के साथ अटैच हो जाने वाला है हमारा मैग्मा, जिसे बेसिकली बोलते हैं अटैचिंग ऑफ द मैग्मा टू द टेल्स ऑफ द प्लेट। तो क्या होगा, वहां से क्रैक से हमारा मैग्मा बाहर आएगा एंड वहां पर फॉर्मेशन होगी न्यू ओशियनिक क्रस्ट की। तो हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट मार्जिन इज द कंस्ट्रक्टिव, मतलब अगर दो प्लेट्स डाइवर्ज करेंगी तो वहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, अगर वो दो प्लेट्स आपस में क्लोज आएंगी तो वहां पर होगी डिस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग टू द कंजर्वेटिव मार्जिन, अगर दो प्लेट्स आपस में सेम डिस्टेंस पर रह रही हैं, सिर्फ एक दूसरे को रब करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके मूव कर रही हैं, तो वहां पर छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आएंगे। गाइज, लेट्स इमेजिन अगर हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं तो हल्की सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, वैसी ही फ्रिक्शन इन दो प्लेट्स में प्रोड्यूस होगी एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर बहुत माइनर अर्थक्वेक्स आएंगे, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, जो कन्वर्जेंट मार्जिन है वो है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन एंड एक है हमारी कंजर्वेटिव मार्जिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइनर अर्थक्वेक्स। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। गाइस, हम सबको पता है हम लोग इवॉल्व हुए हैं बंदर से।
इसका मतलब बंदर में धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुई, जिसकी वजह से हमारे में थोड़े थोड़े ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हुए, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम जो आज हैं वो बने हैं फ्रॉम द मंकीज। ऐसा ही कुछ होता है जब कहीं पर वॉल्केनिज्म होती है, जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वॉल्केनिज्म होती है, वहां पर कोई सॉइल नहीं होती, तो वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स ग्रो करना शुरू करते हैं। उनमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिसे बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। गाइस, जो सबसे पहली कम्युनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, एंड जब हमारी बनेगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्टेबल। जैसे कि बंदर इवॉल्व होता गया एंड अब हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं कि पहले थोड़ा बंदर था, फिर उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई, फिर और हुई, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेरे स्टेज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुई? मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन्स इन सम स्पीशीज, जिससे कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए स्टेबल हो जाए, हमारा इकोसिस्टम स्टेबल हो जाए। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में, हम उसे बोलने वाले हैं सेरे स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज विल बी द क्लाइमेक्स स्टेज, जो कि होने वाली है हमारी बहुत ज़्यादा स्टेबल। गाइज, यहाँ पर बेसिकली लाइकेंस होते हैं। जब भी कोई वॉल्केनिज्म होता है, वहां पर कोई सॉइल नहीं होती, सिर्फ रॉक्स होते हैं, तो जो सबसे पहली कम्युनिटी वहां पर ग्रो करती है, दैट इज द लाइकेन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइकेन इन दिस लेक्चर ओनली, बट इन द फर्दर स्लाइड्स। अभी कितनी तरह की इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकती है? गाइस, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी वॉल्केनिज्म की, वहां पर कोई सॉइल नहीं है, जो भी कम्युनिटी वहां पर ग्रो करने की कोशिश करेगी, उसे सब कुछ अपने दम पर करना पड़ेगा। उसे खुद सॉइल बनानी पड़ेगी, खुद न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे रॉक से, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? हमारे पास सॉइल प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है, तो वहां पर कम्युनिटीज को सिर्फ उन्हें यूज करके ग्रो करना होता है। लेकिन प्राइमरी में पहले उन्हें सब कुछ बनाना पड़ता है, एंड सेकेंडरी में उनके पास सब कुछ होता है। तो बेसिकली प्राइमरी होगी स्लो सक्सेशन एंड सेकेंडरी होगी फास्ट। तो हमने क्या समझा? अगर हमारे पास वेल डेवलप्ड सबस्ट्रेटा नहीं है तो वहां पर होगी प्राइमरी सक्सेशन। अगर हमारे पास वेल डेवलप्ड सबस्ट्रेटा है तो वहां पर होगी सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड ये होगी बहुत फास्ट एज कंपेयर टू दी प्राइमरी सक्सेशन। गाइस, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सक्सेशन खुद ब खुद हो रही हो, या फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबल हो। अगर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो खुद हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है, उनमें खुद में जीन्स में चेंजेस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेरे स्टेजेस बन रही हैं एंड मोर स्टेबल कम्युनिटीज आर फॉर्मिंग, तो उसे हम लोग बोलने वाले हैं बेसिकली ऑटोजेनिक सक्सेशन। लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन क्या होगी? जिसमें हम लोग कुछ पार्ट प्ले करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर हो गई, वहां का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और वहां पर ट्रीज हमारे उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने आर्टिफिशियली वहां पर ट्रीज उगा दिए, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी सॉइल इरोजन कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलोजेनिक सक्सेशन। सो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन में हमारे पास कोई भी वेल डेवलप्ड सबस्ट्रेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन में सबस्ट्रेटा है जो कि बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है। देन द ऑटोजेनिक, जिसमें सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद जीन्स चेंज हो रहे हैं, एंड हमारे एलोजेनिक में कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, शायद कोई दूसरे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स भी हेल्प करें वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो उसे बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ? हमने वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन करवाई। ये इंटरब्रीडिंग भी हो सकती है कि हमने स्टेबल कम्युनिटी बनाने के लिए कुछ प्लांट्स को, कुछ एनिमल्स की इंटरब्रीडिंग करवा दी, उसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी ऑटो सक्सेशन क्या होगी? जहां पर मैक्सिमम प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अगर वो ज्यादा पार्ट ले रही हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो उसे बोलने वाले हैं हम लोग ऑटो सक्सेशन।
एंड अगर वहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स ज़्यादा हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, विच आर फीडिंग ऑन द प्रोड्यूसर, वो मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे बोलने वाले हैं हम लोग हेट्रो सक्सेशंस। गाइस अभी क्या हो सकता है, अगर सिर्फ लैंड पर हो रही है, मेनली रॉक्स पर हो रही है, तो उसे हम लोग बोलने वाले हैं लिदोसेरे। अगर फ्रेश वाटर में होगी तो हम उसे बोलने वाले हैं हाइड्रोसेरे, एंड अगर सॉल्टी वाटर में होगी तो हेलोसेरे, एंड अगर डेजर्ट में होने वाली है तो हम उसे बोलने वाले हैं जीरोसेरे, एंड अगर सैंड पर होगी तो उसे बोलेंगे सेमोसेरे। तो अगर रॉक्स पर हुई तो उसे बोला लिदोसेरे, एंड अगर सैंड पर हुई सेलोसेरे, सेलाइन वाटर में हेलोसेरे, एंड डेजर्ट में हुई जीरोसेरे, एंड अगर फ्रेश वाटर है तो वहां पर हो रही है हाइड्रोसेरे। गाइस बेसिकली सेरे है क्या, डिफरेंट स्टेजेस इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। हो सकता है कि वहां पर सिर्फ रॉकी सबस्ट्रेटा हो तो वहां पर लिदोसेरे होगी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगी। अगर वहां पर सैंड है तो हो जाएगी सेलोसेरे। अगर वहां पे मेराइन वाटर है, फॉर एग्जाम्पल इन द सीज एंड द ओशियंस, तो वहां पर होने वाली है हेलोसेरे। गाइज जीरोसेरे का मतलब जीरोफिटिक कंडीशन। गाइज जो डेजर्ट्स होते हैं वहां के प्लांट्स को ना तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं एंड ना ही वहां पर इरिगेशन प्रॉपर होती है, तो उनमें जो कुछ फीचर्स होते हैं डेजर्ट को टैकल करने के लिए, तो उन्हें बोलते हैं जीरोफिटिक फीचर्स, इसलिए इसे बोला जाता है जीरोसेरे। एंड अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग है, सैंड में, सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर डिपॉजिट है एंड वहाँ पर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रही है, तो हम उसे बोलने वाले हैं हाइड्रोसेरे। गाइज नाउ कमिंग टू दी लाइकेंस विच इज द प्राइमरी सक्सेशन। गाइज जो फर्स्ट हमारी कम्युनिटी होगी जो इन द केस ऑफ वॉल्केनिज्म वगैरह ग्रो होती है, जब कोई भी सबस्ट्रेटा नहीं होती तो वहां पर ग्रो होती है लाइकेन, which is basically the symbiotic relationship between the algae and the fungi। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने माइकोराइजा में पढ़ा था, वहां पर था symbiotic relationship between the fungi and the tree, लेकिन लाइकेन में है between the lichen and the fungi and the algae। तो फंजाई बेसिकली क्या कर रही है, सिमिलर परफॉर्म कर रही है फंक्शन, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है एल्गी। एल्गी के पास है हमारा क्लोरोफिल। Chlorophyll is responsible for the formation of the food in the presence of the sunlight and the carbon dioxide। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारी एल्गी होगी वो स्लेव हो जाएगी एंड हमारी फंजाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मास्टर स्पीशीज। और ऐसा क्यों है, क्योंकि बेसिकली अगर वहां पर फंजाई ना हो, हमारी एल्गी को न्यूट्रिएंट्स ना मिले, फॉस्फेट ना मिले, नाइट्रेट ना मिले, तो हमारी एल्गी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी एंड हमारी फंजाई को अगर फूड ना मिले तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो फंजाई ने बोला अगर एल्गी तू नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और एल्गी को दे दूंगी फॉस्फेट और वो मुझे खाना प्रोवाइड कर देगी। लेकिन एल्गी के पास फंजाई बहुत कम है तो उसे फंजाई पर रहना पड़ता है डिपेंडेंट, इसलिए हमारी एल्गी हो जाती है स्लेव एंड हमारी फंजाई हो जाती है मास्टर। तो ऐसे ही धीरे धीरे कम्युनिटी इंक्रीज करती है, मे भी एल्गी से हमारे प्लांट्स ग्रो हों, हर्ब्स हों, श्रब्स हों एंड देन ट्रीज। लेकिन जो हमारी लाइकेन होती है वो मोस्ट अनस्टेबल होती है एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशंस आएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटीज बन जाएंगी उसके बाद। एंड दिस इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। नाउ कमिंग टू दी अमेजोन रेन फॉरेस्ट। गाइज जैसा कि हमें पता है रिसेंटली अमेजोन में लगी थी आग। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन हमारी रिलीज होती है, यहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वुड मिलती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है। लेकिन फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हुआ, हमारे ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए। जैसे जैसे ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई एंड वो भी डे बाय डे डिक्रीज होती रही। तो अभी क्या था, जब वहाँ पर आग लगी तो ट्रीज बर्न ज़रूर हुए, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बेसिकली वहाँ की सॉइल में हो गए मिक्स। तो हमारी सॉइल तो अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली थी,
तो अभी अगर वहाँ पर हमने ट्रीज ग्रो करने हैं, हमने वहाँ पे हर्ब्स श्रब्स ग्रो करने हैं एंड वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन होनी है, तो उन्हें ना तो सॉइल बनाने की ज़रूरत है ना ही न्यूट्रिएंट्स। तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो उसको अपने आप को दोबारा रिवाइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि हमने लाइकेन के केस में देखा, वहां पर थी सिर्फ रॉक्स। अभी रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लांट्स फिर ही ग्रो कर पाएंगे। वहां पर न्यूट्रिएंट्स को भी हम लोग फंजाई के थ्रू ले रहे थे। लेकिन हमारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या है, सॉइल भी है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसलिए वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इजीली हुई एंड बहुत तेजी से हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो रहा है रिवाइव। Guys, so that's for today. If you enjoy my video, then do like, share and subscribe. And guys, please watch my videos on the geomorphology and the auction theory which I have recently uploaded. Thank you so much.